नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान देख रहे थे। भारतीय संविधान का आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे हुआ। संविधान निर्माण का आज हमने संविधान सभा टॉपिक लिया है। तो संविधान का निर्माण आज हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां थीं, और कैसे संविधान सभा इन चुनौतियों से संविधान सभा ने इसका समाधान किया। ठीक है, तो आज हम संविधान सभा का पहला टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण देख रहे हैं। तो ये बहुत पहले से मांग चली आ रही थी कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये एक प्रमुख मांग थी कि भारत का निर्माण, भारत का जो संविधान बने वो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। ठीक है, पर ये मांग कभी भी स्वीकार नहीं हो पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा ये मांग स्वीकार की गई और इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत आया, है ना। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का समूह था, इसलिए उसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ऐसे 3 व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे। पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, 3 लोग उसमें सम्मिलित थे और सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए उसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। कैबिनेट मिशन ने यह अनुशंसा की कि साहब 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। संविधान सभा के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। अब ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होने के कारण कुल सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई, संपूर्ण भारत की कुल सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी की गई? 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। उस समय जो आपका भारत था वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे कि अभी आपका भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो 2 क्षेत्रों में बटा है। एक होते हैं राज्य और दूसरे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उस समय का जो आपका भारत था वो 3 उसमें बटा हुआ था। एक कहलाते थे ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर यहाँ विधानसभाएं होती थी, यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था। दूसरी कहलाती थी देसी रियासतें, तो लगभग 560-562 के आसपास देसी रियासतें थी। यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था और यहाँ पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था, है ना। और तीसरे थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो ये 3 उसमें आपका भारत बटा हुआ था। तो 389 जो सदस्य थे वो 3 क्षेत्रों से चुने गए। सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुए और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए, है ना। केवल कुछ ही वर्गों को उसमें मतदान का अधिकार था, इसलिए इसे वर्गीय निर्वाचन भी कहा जाता है। यहाँ पर 292 सदस्यों का चुनाव किया जाना था और ये 292 सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए। यहाँ की जनता ने जो चुनाव हुए उसमें सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी आई, जिसे 208 सीटें प्राप्त हुई। फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थी, है ना। उसके बाद फिर कई छोटे मोटे दल थे, किसी को 1 सीट मिली, है ना। इस प्रकार के दल से स्वतंत्र निर्दलीय भी कुछ लोग चुनाव जीते। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आए। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से चुन के आए। ये कैसे चुने गए? आपसी विचार विमर्श के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। आपसी विचार विमर्श के द्वारा ये देसी रियासतों के सदस्य चुने गए। राजा महाराजाओं ने आपसी विचार विमर्श करके इन सदस्यों को संविधान सभा में भेजा। तीसरे थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य
ये गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए गए। मनोनीत मतलब डायरेक्ट अपॉइंट कर देना। इसके लिए ना तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट क्या किया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है, नाम निर्देशित कर दिया जाता है ना। इसको नाम निर्देशन करना या मनोनीत करना कहा जाता है। तो 4 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए गए। तो साहब इस प्रकार से आपकी पूरी संविधान सभा चुन के आ गई। अब संविधान सभा चुन के आई तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो उसकी अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि भाई जो संविधान सभा है जो चुन के आ गई है, इसका उद्देश्य क्या है, हम सब लोग जो चुन के आए हैं क्यों आए हैं। तो कहा गया साहब भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता हो, ऐसे संविधान का निर्माण करना के लिए संविधान सभा गठित की गई। अब मजेदार बात ये थी कि जो 1947 का अधिनियम था उसमें ये बात कही गई कि जब तक नई सरकार चुन के नहीं आ जाती है, जब तक संविधान बनकर पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अंतरिम संसद या अंतरिम सरकार उसको कहा जाता है कि जब तक उसका गठन ना हो जाए। तो साहब ठीक है, जब तक फिर संविधान सभा को ही किसके रूप में कार्य करना था, संसद के रूप में कार्य करना था, या हम बात करें अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था। और दूसरा कार्य जो था वो था संविधान का निर्माण करना। तो ये दो प्रमुख कार्य संविधान सभा को करना था। ठीक है, इसमें आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि इनका निर्वाचन जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है ना। चुनाव में 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को, छोटे दल व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर हो गई चुनाव में। ठीक, ऐसे ये सारी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको स्लाइड में मिलती जा रही है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता चल रहा हूँ, है ना। तो संविधान का निर्माण करना और अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। तो अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने के लिए भाई गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसके प्रमुख कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और इस मंत्री परिषद या कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इनके पास विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह मंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे और इन्होंने ही देसी रियासतों का एकीकरण किया था, है ना। और देसी रियासतों के एकीकरण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। उद्योग तथा आपूर्ति विभाग जॉन मथाई को दिया गया। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल किया गया। जैसे लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय दिया गया, IAS चुंद्रीकर इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, अब्दुल खान नशवर इनको संचार मंत्रालय, है ना, मुजफ्फर अली खान इनको स्वास्थ्य मंत्रालय। तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी क्या थे? इसके सदस्य थे। ये उस समय के चुनाव के परिणाम थे। ठीक,
अब इसमें बताया गया है कि कौन कौन से संविधान सभा के कांग्रेस के सदस्य थे, कौन से गैर कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, तो ये फैक्चुअल रूप से है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सभी कौन से गैर कांग्रेसी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब साहब पहले तो मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, पर बाद में मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि साहब हमको तो पृथक पाकिस्तान चाहिए। वो पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग आए दिन काम में अड़चने लगाने लगी। काम में अड़चने लगाने के कारण फिर विवश होकर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे जून घोषणा भी कहा जाता है। अब जब भारत विभाजन की घोषणा कर दी तो फिर संविधान सभा को पुनर्गठित करना पड़ा, क्योंकि कई जो इलाके थे वो कहाँ चले गए थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे। आप जैसे पंजाब वाला आधा इलाका चला गया था, बंगाल वाला आधा इलाका चला गया था। तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब ये 2 ऐसे राज्य थे जहाँ संविधान सभा के पुनः निर्वाचन कराने पड़े। भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, वो पहले पश्चिम बंगाल से चुन के आए थे, है ना। बंगाल बांग्लादेश बन गया था, बाद में बना। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये चलता था। फिर बाद में वो बांग्लादेश बना, है ना। तो वहाँ से बंगाल वाले इलाके से भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़के संविधान सभा के सदस्य बने थे। अब वो इलाका पाकिस्तान में चला गया, तो फिर भीमराव अंबेडकर के लिए बम्बई के पुणे की सीट एम जयकर जो थी उनकी सीट खाली कराई गई, और उन कांग्रेसी सदस्य थे वो उनकी सीट खाली कराई गई और उनको भीमराव अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, है ना। तो फिर से संविधान सभा के सदस्य चुन के आ गए और ये सारा कार्य हुआ। अब देखिए संविधान सभा में महिलाओं की कौन कौन सी महिलाएं थीं, वो कहाँ कहाँ से थीं, एक बार ये देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है ना, कि निम्न में से कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो कुल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया वो VN राव को बनाया गया, और संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, और जो भी समितियां गठित की गई उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, एक प्रक्रिया संबंधी समिति और एक विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी जो समिति थी, है ना, देखिए जैसे मैंने बताया था कि 2 कार्य करना था, एक तो अंतरिम संसदीय सरकार के रूप में और दूसरा कार्य संविधान निर्माण के रूप में। सरकार के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, और संविधान निर्माण के लिए समिति का गठन किया। 2 प्रकार की समितियां बनाई, एक प्रक्रिया समिति बनाई और एक विषय संबंधी समिति बनाई। तो प्रक्रिया समिति जो थी वो संविधान प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी। इस समिति में प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी अनुवाद समिति, है ना, मतलब क्या क्या अधिकार सदस्यों को होंगे, क्या प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, संचालन कैसे होगा, ये सारे कार्य ये प्रक्रिया संबंधी समितियां करती थी। विषय संबंधी समिति ये संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं। इन समितियों में मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके प्रमुख भीमराव अंबेडकर साहब थे, राष्ट्रीय ध्वज समिति, परामर्श समिति, विभिन्न प्रकार की क्या की समितियां गठित की गई। इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में 7 सदस्य थे, तब भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी, है ना। फिर जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ।
जो 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो था वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला, 1949 तक, है ना। और संविधान के प्रारूप पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, बहसें हुई। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और यही 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ चीजें लागू कर दी गई, जैसे अंतरिम संसद, है ना, और प्रक्रिया कुछ मुद्दे, ऐसी कुछ चीजें उसी दिन से लागू हो गई। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। और 292 सदस्य में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, है ना। और 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किए और संविधान को पारित कर दिया गया कि भाई मान लिया गया कि अब संविधान निर्माण हो चुका है। ये संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी 11 बार बैठकें हुई। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इस समय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। लगभग इसके निर्माण पर कुछ 64 लाख रुपए खर्च हुए। उस समय 64 लाख बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, है ना। आज के समय में भी बहुत बड़ी है, पर उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो 64 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में क्या किया, कार्य किया। भाई जब तक नई संसद चुन के नहीं आ जाती है, जब तक लोकसभा राज्यसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य करती रही, संसद के रूप में कार्य करती रही। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, तो ये आपके संविधान से रिलेटेड कुछ चीजें थी। कुछ संविधान सभा के अन्य कार्य भी थे। अभी अन्य कार्य क्या थे, अन्य कार्यों में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई, मतलब कुछ अन्य फैक्ट है ना। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जनगण मन एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया और 24 जनवरी को ही अंतिम बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो ये आपके संविधान सभा से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें थी। अब देखिए कि उस समय संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी उपस्थित थी, है ना। तो अगर मैं संविधान सभा के समक्ष चुनौतियों की बात करूं तो संविधान सभा में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व था। ऐसे आरोप लगाए गए कि भाई ये तो वकीलों की सभा है, क्योंकि वकीलों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था। तो इसके प्रति उत्तर में कहा जाता है कि ठीक है साहब, वकीलों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था तो ठीक है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और इसकी समझ जो वकीलों को है वो ज़्यादा रहेगी। तो संविधान सभा में जितने भी विवाद हुए कि कौन सी चीज़ें शामिल करना है, कौन सी नहीं करना है, तो इसके लिए संविधान सभा ने 2 सिद्धांतों को अपनाया। एक तो सर्वसम्मति का सिद्धांत और दूसरा समायोजन का सिद्धांत, यानी बीच का रास्ता। तो 2 चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी। एक तो जिस पे सबकी सर्वसम्मति होगी उन्हीं चीज़ों को संविधान में शामिल किया जाएगा और दूसरा बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जैसे कि भाई कुछ लोग चाहते थे
कि संसदीय प्रणाली अपनाई जाए, कुछ लोग कहते थे अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई जाए। तो ये संविधान सभा के सामने चुनौतियां थी, है ना। क्या क्या चुनौती थी कि भाई विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, समाजवाद अपनाया जाए या पूंजीवाद अपनाया जाए, है ना। उस समय रशिया एक केंद्र था, वो समाजवाद अपनाए हुए था, अमेरिका एक केंद्र था, वो पूंजीवाद अपनाया था। तो हम क्या अपनाएं? लोकतंत्र का कौन सा मॉडल अपनाएं, संसदीय व्यवस्था अपनाएं या अध्यक्षीय प्रणाली अपनाएं? ये तो क्लियर था कि लोकतंत्र अपनाना है, पर लोकतंत्र का मॉडल कौन सा अपनाना है, नागरिकता किस प्रकार की रखी जाए, न्यायिक व्यवस्था कैसी हो, ठीक है। ये सारी चुनौतियां संविधान सभा के समक्ष उस समय थी। इनके समाधान के लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो क्या था? सर्वसम्मति का सिद्धांत और समायोजन का सिद्धांत, ये रास्ता इनके द्वारा अपनाया गया। और ऐसी चुनौतियों का सामना करने के बाद लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका जो संविधान है वो बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। तो भारत को एक ऐसा संविधान मिला जो कि औपचारिक रूप से लचीला संविधान रहा, ना तो अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है, दोनों का मिश्रण है ना। मतलब समायोजन अब संशोधन भी हो जाता है, जैसे अमेरिका की तरह बहुत अधिक कठोर नहीं है। अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान माना जाता है, ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला संविधान माना जाता है। हमारा क्या है? दोनों का मिश्रण है, कुछ चीज़ें बहुत कठोर है, कुछ चीज़ें बहुत लचीली है ना। जैसे राज्य निर्माण करना हो तो बहुत लचीले उसमें हो जाता है। तो ये थी आपकी संविधान। अब इससे संबंधित कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में वहीं पर प्रयास करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उनका समाधान कर सकूँ, ठीक। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप लिखना चाहे नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण की व्याख्या कीजिए। दूसरा, तात्कालिक समय में संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थीं और उनका समाधान संविधान सभा ने किस प्रकार से किया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मुख्य परीक्षा के जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी तैयारी कीजिएगा। पिछले वर्षों के अगर आप पेपर का अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे कि किस प्रकार के प्रारंभिक परीक्षाएं प्रश्न ये पूछे गए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम, सेफ होम और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए और ऑनलाइन आपकी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।